मुझे अशोक जी ने आपके सामने विशेष रूप से जो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट है और सरकार की ओर से जो नीतियां बन रही है उन विषयों के बारे में कुछ बातें रखने के लिए उनने मुझे सुझाव दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सब लोग बिजनेस अच्छी तरह समझते हैं और बिजनेस में इकोनॉमिक वायबिलिटी कौन से बिजनेस में है, कितना प्रॉफिट मिल सकता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as a knowledge, and knowledge is a superpower, or conversion of knowledge into wealth is the future industrial approach for everybody. जो नॉलेज का कन्वर्शन वेल्थ में करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी बात भी मैं कहता हूं कि कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। जो चीज कोई काम की नहीं है, जो वेस्ट में पड़ी हुई है, वो वेस्ट की बात को हम लोग वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करें। और दोनों बातों में टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो टेक्नोलॉजी सेवी बनना और अपने बिजनेस में लगातार नए नए इनोवेशन, रिसर्च और टेक्नोलॉजी को समझते हुए आगे जाना, ये आपके बिजनेस में बहुत फायदेमंद हो सकता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि किसी भी देश में अगर हम जाते हैं और आप में बहुत से बाहर से भी लोग आए हैं, तो हमारे देश में हमें कौन सी चीज इंपोर्ट होती है, जिसका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हम क्या ढूंढ सकते हैं। आपको पता है कि हमारे देश में कितने चीजें इंपोर्ट हो रही, मैं बाद में उसके कुछ एग्जाम्पल दूंगा। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, ये चार बातों के आधार पर अगर आपने सोचा तो मुझे लगता है कि आपको बहुत इकोनॉमिक वायबिलिटी मिलेगी और अच्छा बिजनेस भी मिलेगा। जैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, वैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्या करना है हमको। हमारे देश में कौन सी चीज है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये दो बातों के बारे में अगर हम सोचेंगे तो आपको ये जानकारियां मिल जाएगी। और हमारे जो महानुभाव जिन देशों से आए हैं उनको ये पता है कि वो जिस देश से आए वहां से हम इंपोर्ट क्या कर सकते हैं और हमारे देश में किस बात की अभी दिक्कत है, शॉर्टेज है, और हमारे देश से हम कौन सी चीज ऐसी है जो उनको भेज सकते हैं, जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये दो बातों के बारे में अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप निश्चित रूप से अच्छा काम, बिजनेस में काफी अच्छा काम कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा कि हमारे हिंदुस्तान में, पहले एक्सपोर्ट की बात करूंगा, कि हमारे देश में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसका साइज 7.5 लाख करोड़ का है। और हमारे देश में आने वाले 5 साल में, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैंने ये निश्चित किया है कि ये इंडस्ट्री 15 लाख करोड़ रुपए की होगी। अब ये 15 लाख करोड़ की क्यों होगी, इसका कारण यह है कि हमारे देश में आज मर्सिडीज, BMW, हुंडई, होंडा, सभी जितने आप वर्ल्ड में बेस्ट ब्रांड है वो सब हमारे देश में उपस्थित है। और ये ऐसी इंडस्ट्री है कि ये देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कोई इंडस्ट्री है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। देश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को और राज्य सरकार और भारत सरकार को देने वाली है तो ये इंडस्ट्री है। तो अब ये इंडस्ट्री में अभी आपको पता होगा कि बजाज और TVS और हीरो, ये तीनों टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स, उनका 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। जो आपसे जो महानुभाव आए अफ्रीकन कंट्रीज से, वहां मैक्सिमम टू व्हीलर बजाज, TVS और हीरो के टू व्हीलर वहां जाते हैं। आज स्वाभाविक रूप से हमारी ऑटो रिक्शा सब जगह जाती है, टाटा महिंद्रा की ट्रक्स और बसेज जाती है। तो वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल में बड़े प्रमाण पर हमने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया है। अब ये जो ऑटोमोबाइल में पहले थे पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियां थी,
अब हमारे देश में हमने जो नीतियां निर्धारण की है उसमें से इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन, इन फ्यूल पर देश में काम चल रहा है, जिसका उल्लेख अशोक जी ने मुझे किया कि आप में से बहुत से लोग इसमें काम करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इथेनॉल, पहली बात तो ये हम लोग क्यों करें, इसमें क्यों जाएं? तो हमारे देश का अभी पेट्रोलियम का इंपोर्ट 8 लाख करोड़ का है, और अगर 5 साल में ऐसी स्थिति रहेगी तो हमारे देश का इंपोर्ट होगा 25 लाख करोड़ का। तो 25 लाख करोड़ देश के बाहर जाएंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी की हालत क्या होगी? और पेट्रोल डीजल के कारण कितना पोल्यूशन होता है, ये दिल्ली वाले लोगों को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार लंदन में था तो एक भारतीय सज्जन मुझे मिले और मुझे बता रहे थे कि हम जाने वाले थे दिल्ली, हमने टिकट निकाल लिए थे, पर दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि हमने टिकट कैंसिल कर दिया। ये दिल्ली का रेपुटेशन है। तो स्वाभाविक रूप से आज ये जो परिस्थिति है, ये डीजल पेट्रोल के कारण काफी पोल्यूशन हो रहा है। मैं अभी खुद एक इलेक्ट्रिक एसयूवी यूज करता हूं नागपुर में। तो इलेक्ट्रिक है ऐसी फ्यूल है कि पेट्रोल के लिए पर किलोमीटर कॉस्ट 10 रुपए है, डीजल के लिए 7 रुपए है और इलेक्ट्रिक के लिए 1 रुपया है। तो इलेक्ट्रिक में कोई आवाज भी नहीं आता और प्रदूषण भी नहीं होता। और इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बसेस अब आ गई। अभी पुणे में, मुंबई में, देश में अनेक जगह पर इलेक्ट्रिक बसेस आपको दिखती है। अगर आपको इकोनॉमिक्स समझाना है तो मुंबई में बेस्ट है जो बस चलाती है। एक डीजल की बस जो है वो भले 35-40 लाख रुपए में अच्छी बस मिलती होगी, पर उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर 110 रुपए पर किलोमीटर आती है। 100% बायो इथेनॉल पर चलने वाली स्कैनिया की बस जो थी उसकी कॉस्ट करीब 70 रुपए पर किलोमीटर आती है, और इलेक्ट्रिक की बस चलाने की कॉस्ट पर किलोमीटर केवल 40 से 45 रुपए पर किलोमीटर आ रही है। उसकी कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है, पर फ्यूल कॉस्ट कम होने के कारण 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की बस खरीदने के बाद भी कॉस्ट आती है 50 रुपए से कम। और इसलिए अब स्टेट ट्रांसपोर्ट सब बंद होने के कगार पर है। सभी राज्यों में जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसेस है, वो बसेस जो है वो लगभग भंगार में निकालने की स्थिति में, और अभी हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है कि 15 साल के बाद नहीं चल पाएगी। अगर एक बस, अगर जो पुराना ट्रक और बस 15 साल पहले अगर उसको निकाल दिया तो 15 नए ट्रक और बस जितना पोल्यूशन करेंगे उतना वो एक ट्रक कर रहा है। उसका एवरेज भी कम है, और इसलिए नए स्क्रैपिंग पॉलिसी में हमने 15 साल पुराने ट्रक और गाड़ियों को स्क्रैपिंग करने का निर्णय किया है। मैं बाद में स्क्रैपिंग में भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है, वो भी आपको बताऊंगा। तो मेरा पहला कहना आपको यह है कि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक बस, ये जो है एलएनजी बस, बाद में सीएनजी के ऊपर बसेस, बाद में आप विशेष रूप से पेट्रोल डीजल की पर्याय में जो अल्टरनेटिव फ्यूल यूज करेंगे उसमें इकोनॉमिक्स है। और इसलिए आने वाले समय में हमारे रोड ट्रांसपोर्ट में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बड़े प्रमाण पर अल्टरनेटिव फ्यूल पर ट्रांसफर होने वाला है। तो अल्टरनेटिव फ्यूल में इलेक्ट्रिक की बात मैंने बताई आपको कि इलेक्ट्रिक में लिथियम आयन बैटरी होती है। अब हमारे देश में 80% लिथियम आयन बैटरी हमारे देश में बन रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने में हम 100% बैटरी बना लेंगे। और इस बैटरी की जो कीमत थी वो लगातार कम होते जा रही है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि साधारण 1 साल के अंदर पेट्रोल कार, डीजल बस, पेट्रोल ऑटो रिक्शा और 2 व्हीलर, इनकी कीमत और इलेक्ट्रिक की कीमत लगभग सेम होगी। अगर इलेक्ट्रिक ये देशी फ्यूल है, हमारे देश में ऊर्जा तैयार होती है, और हमारी टोटल ऊर्जा में 38% ऊर्जा सोलर से आती है। तो आने वाले समय में सोलर में, हाइड्रो में, विंड में, ये जो ग्रीन एनर्जी है, बायोमास से जो एनर्जी बनती है,
ये ग्रीन एनर्जी हम ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक पर अगर हमारा ट्रांसपोर्ट आ जाएगा तो हम लोग पावर जनरेशन तो लगातार बढ़ा रहे हैं, तो आने वाले समय में हमें निश्चित रूप से हमारी पावर इंडियन होगी, स्वदेशी होगी, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारा इंपोर्ट कम होगा, प्रदूषण कम होगा। अब जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्यूल तैयार हो रही है वो थर्मल पावर प्लांट है, कोयले से पावर बनाते हैं। अब वो जो पावर है, कोयले से जो पावर बनती है उसकी कॉस्ट अभी 4.5 रुपए यूनिट है। जो न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो पावर, अभी न्यूक्लियर पावर में भी जाने की आवश्यकता है। वो यूरेनियम से बनती थी, यूरेनियम की कमी थी, पर हमारे देश में थेरियम है और थेरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर का भी काम बड़े प्रमाण पर चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आज विंड में हम लोग काफी आगे गए, विंड पावर भी बड़ी तैयार हो रही है। पर सबसे सक्सेस स्टोरी है सोलर की। सोलर की पावर जब शुरू हुई तो गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पावर जब खरीदी की थी 16 रुपए पर यूनिट, और आज पावर का रेट आया 1 रुपया 90 पैसे पर यूनिट। रूफटॉप पर, फैक्ट्री के शेड पर, सब जगह पावर अभी बनाकर सोलर पावर सस्ती हुई है। और ये जो हमारे ग्रिड में टोटल 36% जो सोलर पावर है, हमारा प्रयास है कि जल्दी ही हम लोग 60% पावर सोलर करेंगे। तो ये अगर पावर हो जाएगी तो पावर अवेलेबल है, पावर के रेट कम हो जाएंगे। पर हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के डिस्कॉम है उनकी हालत बहुत खराब है। हर राज्य का डिस्कॉम 1 लाख करोड़, 90,000, 85,000, 1,25,000 करोड़ घाटे में चल रहा है। और इसलिए पावर में उनका प्रिंसिपल यह है, मोर जनरेशन मोर लॉसेस, नो जनरेशन नो लॉसेस। तो बोलते पावर तैयारी क्यों करना, क्योंकि ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और थेफ्ट इसमें लॉस होता है। तो धीरे धीरे जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी प्राइवेटाइज होने वाला है, इसके सिवाय पर रही नहीं है। और इसलिए आने वाले समय में जनरेशन में भी काफी हमें ताकत है कि हम उसमें पावर जनरेशन में जा सकते हैं। ट्रांसमिशन में अभी जैसे प्रीपेड कार्ड है, मोबाइल फोन पर आपने लगा दिया, पैसे नहीं भरे तो मोबाइल बंद होता है। अब गैस लाइन भी, पाइप से गैस आएगा और इलेक्ट्रिक भी आएगी। आप कार्ड में पैसे भरो, जितना लगाओ उतना, जहां पैसे खत्म वहां बिजली गुल। तो अब सबको पैसे भरने पड़ेंगे। तो नेचुरली अब टेक्नोलॉजी के कारण अब आने वाले समय में निश्चित रूप से पावर काफी बड़े प्रमाण पर हमें लगेगी। इस साल शायद संभावना यह है कि अभी इकोनॉमी और बढ़ रही है, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है और कोविड के बाद का समय अच्छा है। तो शायद अभी आने वाले दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हमें पावर की दिक्कत पड़ सकती है। और इसलिए पावर की एक साइकिल है। अभी तक पावर सरप्लस थी, अब पावर शॉर्टेज हो रही है। तो 5-6 साल पावर के लिए अच्छे हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा ट्रांसपोर्ट पावर पे आएगा। तो ये जो मर्सिडीज, BMW, अभी मर्सिडीज ने भी इलेक्ट्रिक एसयूवी बनाई, अब धीरे धीरे सब, टाटा की भी आई, महिंद्रा की भी आई, सबकी आई है। और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक हमारे लिए अवेलेबल फ्यूल है। और इसमें जो लिथियम आयन बैटरी है उसमें भी संशोधन चल रहा है। ये जो बैटरी केमिस्ट्री है उसमें लिथियम आयन, स्टील आयन, एल्यूमिनियम आयन और जिंक आयन पे भी काम हो रहा है। तो आने वाले समय में हमारी पेट्रोल डीजल की कार, ऑटो रिक्शा और स्कूटर ये इलेक्ट्रिक के कीमती बराबर होगी। संभावना यह है कि शायद उससे सस्ती होगी। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से इस फील्ड में काफी पोटेंशियल है। और हिंदुस्तान में अगर हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएंगे तो अमेरिका में टेस्ला जैसी है, और एक अमेरिका में एक ट्राइटोन करके कोई था, वो भी अभी इंडिया में आए हैं। तो अब देश के, वर्ल्ड के सभी लोग हमारे आ रहे हैं। तो हमारे देश में अब सब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा हमारे लिए मिलेगी। अब इलेक्ट्रिक के साथ दूसरा हमने निर्णय किया है, वो है इथेनॉल का। इथेनॉल ये एब्सोल्यूट अल्कोहल है, और एब्सोल्यूट अल्कोहल आपको बताइए कि आप में से कितने लोग ब्रांडी, विस्की पीते हैं मुझे पता नहीं। 2 अल्कोहल और ये अल्कोहल एक ही है। तो ये जो अल्कोहल बनता है ये हमारे शुगर मिल में जो मोलाइसेस निकलता है, जिसको हम शीरा कहते हैं,
उससे बायो इथेनॉल बनता है और आज बड़े प्रमाण पर 150-200 फैक्ट्री है। और देश में अभी हमारे यहाँ पेट्रोल में हमने करीब 22% इथेनॉल डालने का तय किया है, पर हमारे पास 5% इथेनॉल अवेलेबल है। 5% यानी 465 करोड़ लीटर। अगर ये हम 20% अगर डालेंगे पेट्रोल में तो हमें कम से कम लगेगा 2000 करोड़ लीटर। तो आज देश में अभी नई 250-300 नई इथेनॉल की फैक्ट्री आ रही है और जो इसका इथेनॉल बनाएगी वो निश्चित रूप से भारत सरकार 5 साल का जैसा पावर परचेस एग्रीमेंट है वैसे इथेनॉल परचेस एग्रीमेंट करके खरीदने के लिए तैयार है। अब इसमें 1 टन शुगर केन से 4% मोलाइसिस निकलता है। पर हमारी अड़चन यह है कि हमारे पास शुगर सरप्लस, राइस सरप्लस, व्हीट सरप्लस, कॉर्न सरप्लस। कॉर्न का भाव एमएसपी ये हमारी करीब मार्केट एमएसपी जो प्राइस है उससे भी कम प्राइस आज कॉर्न की हुई है, इसलिए कॉर्न से इथेनॉल बना सकते हैं। हमारे पास 350 लाख टन राइस पड़ा हुआ है। ये साउथ अफ्रीका में हम 14 और 15 रुपए में लो क्वालिटी का राइस खरीदी करके बिहार और बंगाल से बड़े प्रमाण पर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये राइस हमारे पास सड़ा हुआ पड़ा हुआ है बहुत, हम उससे इथेनॉल बना सकते हैं। हम कोई भी फूड ग्रेन से अब इथेनॉल बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमने निर्णय किया है कि शुगर सरप्लस है, इसके बजाय जो मोलाइसेस बनता है उसमें और 3% शुगर ऐड करके बीएवी मोलाइसेस बनता है, उसमें 7% शुगर आती है। जो 4% आती थी इसमें 7% आती है। तो बीएवी मोलाइसेस से भी इथेनॉल बनता है। तो आज इथेनॉल के लिए हमारे पास ये रॉ मटेरियल इंडिजिनियस है और इथेनॉल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री ग्रीन फ्यूएल है। इथेनॉल की जो कैलोरिक वैल्यू है वो पेट्रोल की तुलना में थोड़ी कम है, पर अभी एक रशिया से एक टेक्नोलॉजी लाई जिसको मैंने हमारे पेट्रोलियम सेक्रेटरी के पास भी उसका प्रेजेंटेशन करवाया कि हम इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर कर सकती है। पर मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि अगर अभी हम लोगों ने एक निर्णय किया है और निर्णय यह किया है कि हम पेट्रोल के इंजन फ्लेक्स इंजन ही बनाने पड़ेंगे सबको। अभी निर्णय मैं अभी जल्दी ही मैंडेटरी करने वाला हूं। मैंने ऑल इंडस्ट्री को कहा है। अब ये फ्लेक्स इंजन को मैंडेटरी कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, टोयोटो, होंडा, ये जितनी पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां और बाइक है, स्कूटर है, ऑटो रिक्शा है, इनको फ्लेक्स इंजन होगा। ब्राजील जैसा, कनाडा जैसा, अमेरिका जैसा। ये फ्लेक्स इंजन से कॉस्ट नहीं बढ़ती। एक बॉश कंपनी का एक फिल्टर लगता है और जो मेटल के वॉशर है वो रबर के कन्वर्ट करने, इतना छोटा सा टेक्नोलॉजी है। और यूरो 6, अभी हमने यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को हमारे विभाग ने फाइनल किया, क्योंकि पोल्यूशन ये बहुत बड़ा संकट है। तो मुझे अभी टोयोटो के जो मालिक है इंडिया में, विक्रम किर्लोस्कर, वो मुझे मिले और उन्होंने कहा कि मैं टोयोटो की सभी मॉडल्स को जल्दी ही फ्लेक्स इंजन में लॉन्च करने के लिए तैयार हूं विथ यूरो 6 नॉर्म्स, इमिशन नॉर्म्स। अब ये मैंडेट, ये जो फ्लेक्स इंजन का मतलब यह है कि आप जब पेट्रोल पंप पर जाओगे, जो ब्राजील में, कनाडा में और यूएसए में है, तो आपका चॉइस होगा कि भाई पेट्रोल का भाव क्या है, इथेनॉल का भाव क्या है। तो आप ये तय कर सकोगे कि भाई 100% अगर पेट्रोल का भाव 120 रुपए है और इथेनॉल का भाव 65 रुपए है, तो आपके गाड़ी में आप 100% बायो इथेनॉल डाल सकते हैं। तो आपका चॉइस होगा। तो पेट्रोल इंपोर्टेड है, पोल्यूशन करने वाला, और पेट्रोल से इथेनॉल अच्छा फ्यूएल है। तो इथेनॉल जो है ये 65 रुपए लीटर है और यूपी में इधर उधर कितनी फैक्ट्री है शुगर की, कितना गन्ना लगता है। और ये अगर 100% जाएगा तो इसकी बाइक टीवीएस ने बनाई, मैंने ही लॉन्च की,
इलेक्ट्रिक बाइक और इथेनॉल की बाइक बजाज ने तैयार की, वो भी लॉन्च की है। अब पेट्रोल पंप पर भारत सरकार ने इथेनॉल के पंप डालने की अनुमति दी है और जल्दी ही ये पंप शुरू हो जाएंगे, तो पेट्रोल के बजाय लोग इथेनॉल यूज करेंगे। तो ये जो मैंने कहा 2000 करोड़ लीटर, ये तो 20% पेट्रोल का था। जब 100% इथेनॉल जाएगा तो कितनी रिक्वायरमेंट होगी? तो इसमें तो मार्केट है, तो इसलिए चिंता करने का कोई कारण नहीं, और बड़े प्रमाण पर हम इसको करते हैं। आगे हम इथेनॉल एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे बाकी देशों में, क्योंकि पेट्रोल की तुलना में अगर इथेनॉल का रेट कम होगा तो इथेनॉल एक्सपोर्ट करना भी हमारे लिए संभव है। और इसलिए मैं आपसे, अभी मैंने खुद अपने शहर में स्कैनिया कंपनी की 100% बायो इथेनॉल पर चलने वाली बसेस लाई थी, और वो धुआं भी नहीं छोड़ती, ग्रीन है, उसका कलर भी ग्रीन है, और वो पेट्रोल से भी अच्छी चलती है। तो पहली बात तो ये इथेनॉल ये भविष्य का फ्यूल है, और इसका सबसे बड़ा फायदा कुछ होगा तो एग्रो इकोनॉमी हमारी डेवलप हो जाएगी। हमारे किसानों को हम अन्नदाता कहते हैं, मैं कहता हूं अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता बनो। अगर किसान ऊर्जा तैयार करेगा तो क्यों किसान आत्महत्या करेगा? मैं किसान हूं और मेरा इंटरेस्ट किसानों के कारण है, तो मैं स्वाभाविक रूप से उसी के कारण 9-10 साल हुए इसके पीछे पड़ा हूं कि हमारे देश के किसान गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का, कॉर्न, इससे अब कमाई नहीं होती। ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो रेट कम हो जाते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में ऐसी हालत है कि हमारे देश में एडिबल ऑयल को छोड़कर ये जो पूरा तेल है, पॉमोलिन तेल, सोयाबीन तेल, ये सूर्यफूल तेल, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं। 65 to 70% एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें हम शॉर्ट है। बाकी सब हमारे देश में सरप्लस है। और इसलिए ये जो इथेनॉल होगा राइस से, कॉर्न से, फूड ग्रेन से, अभी पंजाब और हरियाणा में जगह नहीं है गोडाउन में राइस रखने के लिए, तो मंडी में रखे तो सड़ गए, ऐसी हालत है। और इससे जब इथेनॉल बनेगा तो इसकी कीमत बढ़ेगी, किसानों को अच्छे भाव मिलेंगे, और निश्चित रूप से हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा। जो 25 लाख करोड़ 5 साल में हम जाने वाले थे, हम 2-3-4 लाख करोड़ की भी इथेनॉल की इकोनॉमी बना पाएंगे, तो उतना इंपोर्ट कम होगा, उतना पोल्यूशन कम होगा, और ये पैसा किसानों के जेब में जाएगा, नए युवाओं के रोजगार में जाएगा, और देश की इकोनॉमी को इसका फायदा होगा। और इसलिए इथेनॉल इज ए फ्यूल फॉर द फ्यूचर। दूसरी जो है कि आपके यहां अभी हमने इथेनॉल जो सेकंड जनरेशन है वो हम लोग बायोमास से बनाते हैं, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ और बगास से। पर मुझे लगता है वो सेकंड स्टेज है, वो भी अभी तो यही तो हम नहीं कर पाए। तो उसका भी इंडियन ऑयल ने एक नॉर्थ ईस्ट में प्रोजेक्ट डाला है, वो भी टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल, उसकी कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है। तो मेरा आपसे सुझाव है कि इथेनॉल एज ए बायोफ्यूल ये अब भविष्य की एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है इथेनॉल के साथ, वो है एलएनजी। एलएनजी ये फ्यूचर का फ्यूल है। अभी आपको इसका एक ही इकोनॉमिक्स समझाता हूं कि आपका डीजल ट्रक अगर होगा तो एक ट्रक को एलएनजी में कन्वर्ट करने का 10 लाख रुपए खर्चा आता है। ये हमने किया है नागपुर में, आप आइए देखने के लिए। तो 10 लाख रुपए आता है और 290 दिन में यह पैसा वसूल हो जाता है। इसका कारण जहां 100 रुपए का डीजल लगता है वहां 40 रुपए के एलएनजी में काम होता है। और अभी ये जो इसार वाले जो थे रुइया, उन्होंने फिएट कंपनी के कोऑपरेशन में गुजरात में हाजिरा में एलएनजी का ट्रक भी बना दिया है। मुझे दिखाया, मैंने उनको सब परमिशन दिलाने के लिए मैं भी तुरंत पीछे लगा हूं। और ये जो एलएनजी का ट्रक है, टाटा भी बना रहा है, तो आर उसमें उन्होंने इतने कैपेसिटी की टैंक बनाई है कि एक बार ट्रक और बस एक बार अगर एलएनजी भर दिया तो 1400 किलोमीटर वो चल सकेगी, तो बीच में भरने की आवश्यकता ही नहीं है। तो एलएनजी जो है वो आपको नेचुरल गैस से आता है, पर मैं जो बात कर रहा हूं वो आपकी जो परली है राइस स्ट्रॉ, 5 टन ऑफ परली, इससे 1 टन बायो एलएनजी तैयार होता है। एलएनजी को कंप्रेस करने से सीएनजी तैयार होता है, जो दिल्ली में यूज करते हैं।
मैंने अपने खुद का ट्रैक्टर डीजल का एलएनजी पर कन्वर्ट किया, अपना बायो सीएनजी पर कन्वर्ट किया है। तो वो ट्रैक्टर जो है मैं 1.25 लाख रुपए साल के बचा सकता हूं, क्योंकि डीजल के रेट में और उसके रेट में उतना फायदा है। अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे देश के किसानों ने अपने ट्रैक्टर को अगर सीएनजी या एलएनजी पे कन्वर्ट किया तो 1.25 लाख रुपए एक किसान के बचेंगे, तो उनके लिए कितना बड़ा फायदा होगा। और ये जो पराली जलाते हैं हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उससे पूरा पोल्यूशन होता है। तो 5 टन पराली से 1 टन बायो सीएनजी और 1 टन बायो एलएनजी तैयार होता है। तो इसकी फैक्ट्री अब लुधियाना, इधर उधर 2-4 फैक्ट्री खुल रही है। टेक्नोलॉजी ठीक है, इसकी 4 टेक्नोलॉजी है। ये इंडियन ऑयल भी इसमें काम कर रहा है। ये भविष्य का फ्यूचर है। और मैं ये कहूंगा कि ये पेट्रोलियम एलएनजी को इंपोर्ट करने के बजाय by using biotechnology we can generate biomass, and by using biomass we can generate bio LNG, and we can convert bio LNG if it needs convert into bio CNG। तो इससे हमारा ट्रांसपोर्ट बदल सकता है। तो अब एलएनजी पे आया, और अभी मैं आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्टर भी बैठे हैं, मैं अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी वालों के पीछे लगा हूं। अभी जेसीबी ने अपना जेसीबी 50% बायो सीएनजी पे कन्वर्ट करके मेरे आग्रह के कारण बनाया। तो परसों मेरे पास जेसीबी के एमडी आए थे, उन्होंने कहा कि हमने 2000 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है रशिया में, अब जेसीबी एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, क्योंकि अब बड़े प्रमाण पर लोग उसको यूज कर रहे हैं। अभी आप कॉन्ट्रैक्टर है, मैं तो कॉन्ट्रैक्टर का काम, मुझे इकोनॉमिक्स उतना मालूम नहीं, पर 1000 करोड़ का काम अगर मिलता है तो उसमें 350-400 करोड़ स्टील और सीमेंट में जाते हैं, और 80 से 100 करोड़ रुपए डीजल में जाते हैं। तो ये जो डीजल है, अगर ये इक्विपमेंट है जितनी जेसीबी से लेकर दुनिया भर की, इनके पीछे मैं डंडा लेके बैठा हूं। यू हैव टू कन्वर्ट ऑन टू अल्टरनेटिव फ्यूल। अगर आप इसको पेट्रोल इंजन बनाओ, उसको फ्लेक्स इंजन बनाकर उसको इथेनॉल पे चलाओ, बायोडीजल पे चलाओ, या उसको ऊपर बायो एलएनजी पे, बायो सीएनजी पे चलाओ, पर ये डीजल नहीं होना। डीजल हजार्डस फ्यूल है। और अब जेसीबी ने किया, बाकी भी कंपनियां काम कर रही है। अभी एक कंपनी ने इलेक्ट्रिक ट्रक तैयार कर लिया है। तो आने वाले समय में आपको ये पूरी टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ये सब मिलेगा। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से एलएनजी के कारण 1000 करोड़ का अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो मेरा आपसे सुझाव है कि आप 100 करोड़ का अगर डीजल यूज कर रहे हैं, तो आप 60 करोड़ में, यानी 40 से 50 करोड़ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट में सेविंग होगा, अगर फ्यूल बदल जाएगी तो। उल्टा पोल्यूशन भी नहीं होगा। आप टेक्नोलॉजी को करिए। अभी मैं सब्जेक्ट पे वो नहीं हूं, पर आपको कॉन्ट्रैक्टर को एक सुझाव दूंगा। ये जो बिल्डिंग बनी है, तो इधर एक पिलर है, इधर एक पिलर है। तो हम जब ब्रिज बनाते हैं तो 2 ब्रिज के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 30 मीटर होता है। अभी मलेशिया में एक टेक्नोलॉजी आई है, सिंगापुर में, मलेशिया ने अप्रूव की है, ये कॉन्ट्रैक्टर इनको मालूम होगा। उन्होंने उसकी फैक्ट्री का, मैं अभी 30 तारीख को पुणे में वो सत्यजीत निम्बाड़कर की फैक्ट्री का इनॉग्रेशन भी कर रहा हूं, जो मलेशियन टेक्नोलॉजी की है। उन्होंने क्या किया है कि 30 मीटर के बजाय ये 120 मीटर किया। डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर इज 120 मीटर, यानी नीचे के बीच के 3 पियर हटा दिए। तो कॉस्ट 40%, 30% कम हो गई। और ये अगर कम हो जाएगी तो उनने क्या किया, जो ऊपर का जो बीम है वो कास्टिंग उसका किया है, वो स्टील फाइबर में है। और ये स्टील फाइबर कहां से आ रहा है? ये स्टील फाइबर आ रहा है कि जो पुराने टायर है, इसको भारत में इंपोर्ट करने के लिए बंदी थी। मैंने इन्वायरमेंट मिनिस्टर को कहा, ये देव बंदी इसको उठाओ, और देश भर के पुराने टायर जो खराब हुए हैं उससे रबर की पाउडर निकालकर रबराइज बिटुमिन ये रोड में जाएगा, जिससे रोड अच्छे बनेंगे। और दूसरी और ये जो वायर निकलेगी टायर की, इसको काट काट के, उसकी मशीन है बड़ौदा में, तो उससे जो स्टील फाइबर निकलेगा वो प्रीकास्ट के बीम में जाएगा। और वो बीम की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि ये मेट्रो के पियर 30-30 मीटर पे है, ये 120 मीटर हो जाएंगे। हमारे फ्लाईओवर, आरओबी सबके डिस्टेंस बढ़ जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 30 से 40% कम होगी।
और ये स्टील काय के लिए खरीदना, इतना महंगा कर रहे स्टील और सीमेंट। मैं तो पीछे पड़ा हूं कि इसका यूज ही कम करो। जब तक इनका डिमांड कम नहीं होती तब तक इनके रेट्स जमीन पर नहीं आते। तो ये वेस्ट है। तो आप इवन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी आप पूना में जाकर वो फैक्ट्री देखो, उसके जो नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड्स है, वो मलेशिया और सिंगापुर में बने हैं। मैंने यहां से एक एक्सपर्ट की टीम भेजी थी, L&T में वेंकट रमन करके एक्सपर्ट है, उनके साथ काफी अधिकारियों को भेजा, वो कन्विंस हुए, मुझे रिपोर्ट आया। अब मेरा आपसे सुझाव है कि आप बिल्डिंग में भी ये जो जगह जगह पे जो पियर खड़े करते हो, उसके बजाय 120 मीटर तक आप जा सकते हैं। आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगी, रोड में, ब्रिजेस में कम होगी। तो मैं आपको यही कह रहा था कि ये जो टेक्नोलॉजी है कि उसी से स्टील का उपयोग भी कम होगा। तो आप रोड कंस्ट्रक्शन में अगर ये मशीनरी भी अल्टरनेटिव फ्यूल पे आएगी, जैसे अभी बायोडीजल है, बायोडीजल किसी भी ऑयल से बनता है पर कॉस्टली हो जाएगा। आपको पता होगा हमारे यहां नॉन एडिबल ऑयल सीड है, अखाद्य तेल भी है, जिसमें रतन जोत, मोह, साल, करंश, टोली, ये ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के भाई बैठे हैं, ये छत्तीसगढ़ में बड़े प्रमाण पर इसका क्या हुआ है कि पर एकड़ प्रोडक्शन कम है। तो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये नॉन एडिबल ऑयल सीड को वेस्टलैंड में अगर लगाया तो इससे हम लोग बायोडीजल बनाते, जो डीजल से कई गुना अच्छा है। अभी 50% डीजल में हम वो डाल सकते हैं। अब क्या कर रही है, जो बायोडीजल देश में बन रहा है, जो मलेशिया में जो पाम का रेसिड्यू होता है, लो क्वालिटी का तेल, उससे हम बायोडीजल बना रहे हैं और वो डीजल से वैसे 5-7 रुपए सस्ता है पर लीटर। पर आज हमारे देश में उसका एडिबल ऑयल सीड ऐसी कोई नहीं है, ऑयल तो हम शॉर्टेज में है। तो बायोडीजल पे भी हम यूज कर सकते हैं, LNG पे भी कर सकते हैं, अब इलेक्ट्रिक पर भी जा सकते हैं और इथेनॉल पे भी जा सकते हैं। तो हमारे देश का इंपोर्ट बचेगा, कॉस्ट बचेगी, प्रदूषण कम होगा। तो आने वाले समय में ये बहुत उपयोगी, और इसमें समय की कमी है क्योंकि बताने लायक तो बहुत है। इसमें आखिरी जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन है। ये ग्रीन हाइड्रोजन यानी आप पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और एक इलेक्ट्रोलाइजर है, जो इलेक्ट्रोलाइजर पानी से एनालिसिस करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करता है। तो मैं अभी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूं कि हमारे यहाँ, आपके यहाँ मथुरा में, मैंने एक मैं जब वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो मथुरा में मैंने एक प्रोजेक्ट किया कि मथुरा का जो स्लश था 80 mld, अब मथुरा इतना धार्मिक अपना शहर, इतनी गंदगी है वहां, तो मैंने वो 80 mld स्लज लेकर एक प्रोजेक्ट वहां डाला है यमुना के बाजू में। तो यमुना में पूरा प्रदूषण होता था, और वो प्रोजेक्ट ऐसा है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी ने लिया है, वो हाइब्रिड एन्युटी में है, जैसे रोड बनाते हैं वैसे वो प्रोजेक्ट बनाया था। और वो ऐसा है कि उसमें से हर साल जो पानी शुद्ध होगा वो त्रिवेणी इंजीनियरिंग वो इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को मथुरा में देंगे, उसके बदले में वो 20 करोड़ रुपए साल के वो त्रिवेणी इंजीनियरिंग को देंगे। और जो प्रोजेक्ट खड़ा होगा उसमें 40% सरकार के होंगे और 60% हाइब्रिड एन्युटी में त्रिवेणी इंजीनियरिंग के होंगे, और प्रोजेक्ट लगभग पूरा हुआ। तो ये जो गंदा पानी है, मैं हमारे शहर में 7 साल पहले हमारे शहर का जो सीवेज वाटर है, टॉयलेट का पानी, हम महाराष्ट्र सरकार को भेजते हैं। और जब मैंने इसका जिक्र किया कि ये पानी बेचेंगे तो लोग मुझे हंस रहे थे। हमारे मेयर बोले आप कुछ भी बोलते हो, ये कैसे संभव है। पर आज हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टॉयलेट का पानी बेचती है और हमको 300 करोड़ रुपए साल की रॉयल्टी मिलती है, 300 करोड़ रुपए। तो अभी हमने तय किया है कि वो पानी में हमारा जो कचरे का डंप यार्ड है, वहां हम सोलर पावर तैयार करेंगे, रूफटॉप, और सोलर पावर फुकट में होगी, और वो पावर में पानी फुकट में होगा, और इलेक्ट्रोलाइजर से ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। अब मैं ये सब बातें, लोगों का विश्वास ही नहीं पड़ता। अभी मैंने परसों विक्रम किर्लोस्कर को कहा कि मुझे ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी दो दिल्ली में, अभी 1 महीने में ले रहा हूं, और फरीदाबाद में इंडियन ऑयल ग्रीन हाइड्रोजन बनाती है, तो वो डाल के मैं कम से कम ग्रीन हाइड्रोजन 100% घुमाऊंगा, तब लोगों को पता चलेगा कि ये अच्छा है, जैसे अभी इलेक्ट्रिक पा है। तो
तो ग्रीन हाइड्रोजन ये पेट्रोल डीजल से कई गुना अच्छा है। और भारत में अभी जैसे सीमेंट फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री, हम कुकिंग कोल इंपोर्ट करते हैं। अगर हमने ग्रीन हाइड्रोजन तैयार किया और स्टोरेज किया तो हमारे केमिकल, सीमेंट, स्टील सब इंडस्ट्री में जो थर्मल कोल लगता है बॉयलर में डालने के बजाय, उसके बजाय हम लोग ये ग्रीन हाइड्रोजन यूज करेंगे पानी से, तो हमारा इंपोर्ट भी बचेगा, प्रदूषण भी बचेगा और कॉस्ट भी बचेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।